लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से स्टडी कर लिया था और ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। नाउ हम इसी लेक्चर के अंदर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डीएल को पढ़ लिया था, कैपिटल डीएल सिस्टम को, इसी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज गोइंग टू बी RNS कॉन्फ़िगरेशन। RNS कॉन्फ़िगरेशन जो है या RNS फॉर्म जो है किरल या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा वे है ये बताने के लिए कि दो मॉलिक्यूल आपस में एनेंशियोमर्स होंगे या डायस्टीरियोमर्स होंगे या फिर वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे। ये चीज़ पहचानने के लिए R और S हमें कई बार बहुत हेल्प करता है ये कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालते हैं, इस नॉमेनक्लेचर को हम मॉलिक्यूल के लिए कैसे डेजिग्नेट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में दो प्रोजेक्शंस बताए थे, एक वेज डैश और दूसरा मैंने आपको बताया था वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन। सॉ और सो न्यूमन आगे पढ़ेंगे हम लोग कॉन्फर्मेशन के दौरान। सो वेज डैश और जो हमने पढ़ा था फिशर प्रोजेक्शन, हम दोनों के अंदर RS चेक करके देखेंगे कैसे RS निकाला जाता है वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं फिशर प्रोजेक्शन को लेकर स्टार्ट करूंगा, फिर RS को हम निकालेंगे वेज डैश में भी। तो इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। अब रूल्स क्या हैं उसको समझ लो, बहुत सिंपल रूल्स हैं, इनको ही फॉलो करना है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अंदर किरल कार्बन मौजूद हो, आपको सबसे पहले उस किरल कार्बन पे जो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उन 4 डिफरेंट ग्रुप्स की क्या असाइन करनी है, प्रायोरिटीज असाइन करनी है। प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड की जाएगी? प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। किसके प्रोपोर्शनल होगा? एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। इन केस ऑफ आइसोटोप्स एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इन जनरल हम प्रायोरिटी को किसके प्रोपोर्शनल रखते हैं? एटॉमिक नंबर। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसे हम नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 4 ही वैलेंसी हैं किरल कार्बन के ऊपर, तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 ही नंबर एसोसिएट किए जाएंगे एक मॉलिक्यूल के ऊपर या दिए जाएंगे। इन 4 प्रायोरिटीज के अंदर जो नंबर 1 होगा वो हमारा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी और जो 4th नंबर होगा वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हम कंसिडर करेंगे। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल के RS को डिसाइड करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी और 4th प्रायोरिटी के बेसिस पे। आप स्टडी करते हैं कैसे? देखो, यहाँ पहले तो मैं इन मॉलिक्यूल में प्रायोरिटीज आपको दिखाता हूँ कैसे हम प्रायोरिटी बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है मैंने। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। ऑल 4 आर डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि ये जो सेंटर वाला कार्बन है किरल है। तो इसमें अगर आप देखें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद ब्रोमीन का आता है तो इसको सेकंड मिलेगा। उसके बाद क्लोरीन को आता है तो थर्ड मिलेगा, एंड फ्लोरीन उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, 4th नंबर दिया जाएगा। इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें, अब यहाँ पर ये तो क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब देखो, किरल कार्बन से जस्ट अटैच्ड एटम को देखा जाएगा पहले, तो यहाँ पर जब जस्ट अटैच एटम देखोगे तो तीनों ही कार्बन है। अब क्योंकि तीनों ही कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो अब हम डायरेक्टली कार्बन के बेसिस पे इन तीनों केसेस में प्रायोरिटी नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा प्रायोरिटी पे है और कौन कम प्रायोरिटी पे है। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल के अंदर जो नेक्स्ट एटम कनेक्ट हैं, जैसे इस कार्बन में जो नेक्स्ट एटम कनेक्ट हैं, उनको डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे पहली चीज तो यहाँ देखो CHO मॉलिक्यूल। अब CHO मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली CHO मॉलिक्यूल क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O और एक H, यानी कार्बन की 2 वैलेंसी पे तो क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और एक वैलेंसी पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हम इन 2 वैलेंसीज पे ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे नेक्स्ट एटम्स में और थर्ड वैलेंसी पे हाइड्रोजन। तो बेसिकली इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करोगे, O पहली वैलेंसी पे इस कार्बन की, दूसरी वैलेंसी पे भी O, तीसरी वैलेंसी पे H, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से CN तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो तीनों ही वैलेंसी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखना है, भी तो सेम है तो ऐसा लिखा जाएगा।
देन CH3, तो CH3 के केस में अगर आप देखेंगे कि कार्बन के ऊपर तीनों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब क्योंकि कार्बन पे डिसीजन नहीं हो रहा था तो हम नेक्स्ट आइटम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कंपेयर किया जाएगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी, देन ये नाइट्रोजन थर्ड प्रायोरिटी, और ये हाइड्रोजन वाला जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा लीस्ट यानी लोएस्ट प्रायोरिटी 4 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये फोर्थ प्रायोरिटी है। इसी तरीके से अगले मॉलिक्यूल में आए इस मॉलिक्यूल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ क्लोरीन है, CH2OH है, CHO है और Br है। अब देखो Br का एटॉमिक नंबर तो सबसे ज्यादा है, तो Br को तो हम डायरेक्टली फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। देन उसके बाद क्लोरीन को, क्योंकि ये दोनों कार्बन है, ये भी कार्बन पे अटैच है और ये वाला बॉन्ड भी कार्बन पे अटैच है, CH2OH ग्रुप है तो कार्बन से अटैच होगा बॉन्ड, तो यहाँ पर भी Br आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, Cl आपका सेकंड प्रायोरिटी। अब डिसीजन इन दोनों में करना है कि इसको 3 दें या इसको 3 दें, यही सोचना है, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दोनों का ही एटॉमिक नंबर कार्बन से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन से तो ज्यादा ही प्रायोरिटी पे है, तो ये 1 और ये 2 डिसीजन हो गया। अब 3 और 4 डिसाइड करना है, तो वही डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे CHO को अपन ब्रेक कैसे करेंगे, O, O और H, और इसी कंडीशन में CH2OH को कैसे ब्रेक करेंगे, O, H, H। देखो कार्बन की 2 वैलेंसी पर H है और 1 वैलेंसी पर OH है, तो नेक्स्ट एटम कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन ही है, जो OH का H है वो तो ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, कार्बन पे नहीं है, तो इसीलिए O, H और H। तो अब यहाँ पर देखो, जब कंपेयर करना चालू करोगे थर्ड प्रायोरिटी के लिए, तो यहाँ O है, यहाँ भी O है, नहीं हुआ कंफर्मेशन, फिर उसके बाद यहाँ O है, यहाँ H है, हो गया भाई प्रायोरिटी, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी मॉलिक्यूल की। इसके बाद हम इसी तरीके से अगले मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, Cl है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। अब भाई हमको पता है कि अटैच एटम का जो एटॉमिक नंबर जैसे क्लोरीन है उसका सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ ऑक्सीजन है तो सेकंड पे आ गया, नाइट्रोजन थर्ड पे और Cl फोर्थ पे। अब यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि यहीं पर इसी कार्बन पे ही डिसीजन हो गया। ठीक है, इस कार्बन पे ही डिसीजन हो गया कि भाई हमारा जो प्रायोरिटी है, ये ध्यान रहे कि ये CN ग्रुप है। ठीक है, ये CN ग्रुप है, कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहीं पर डिसीजन हो गया कि भाई कार्बन कनेक्टेड है और ये नाइट्रोजन कनेक्टेड है, तो इसका एटॉमिक नंबर कम है, तो लीस्ट प्रायोरिटी पे आ गया। तो हमने प्रायोरिटीज तो देख ली कि हमें कैसे निकालनी प्रायोरिटीज। अब इसमें ये समझते हैं कि प्रायोरिटी निकालने के बाद हम मॉलिक्यूल के अंदर R और S को बताएंगे कैसे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इन मॉलिक्यूल के अंदर 1 से 2 एक एरो ड्रॉ करना है। जब आप 1 से 2 एरो ड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशन में जो आपको एक बेसिक बात ध्यान रखनी है, ऐसा हो सकता है किसी फिशर प्रोजेक्शन के मॉलिक्यूल में या वेज डैश में भी जब आप 1 से 2 रोटेशन करने जा रहे हो तो बीच में थर्ड प्रायोरिटी आ जाए और आपको उस थर्ड प्रायोरिटी को क्रॉस करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे मैंने कैसे रोटेट किया है। ठीक है, आपको 1 वाले बॉन्ड से ऐसे 2 वाले बॉन्ड की तरफ एक बॉन्ड बनाना है, एक मतलब आपको एक एरो बनाना है इस तरीके से सर्कल की तरह। ठीक है, तो हो सकता है अब यहाँ पे जैसे मैं ये एरो तो मैं ऐसे भी बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बनाकर ऐसे ही क्यों बनाया। हम कभी भी, ये हमारा अगला रूल भी है इसके अंदर, हम कभी भी सेकंड लास्ट प्रायोरिटी को इस एरो को बनाते समय क्रॉस नहीं करते, यानी थर्ड प्रायोरिटी कभी क्रॉस नहीं की जाएगी। अगर कभी ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमें कोई एक प्रायोरिटी क्रॉस करनी है तो हम लोएस्ट प्रायोरिटी को क्रॉस करेंगे, थर्ड यानी सेकंड लास्ट प्रायोरिटी को हम क्रॉस कभी भी नहीं करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने 1 से 2 इसको रोटेट किया। अगर हम 1 से 2 रोटेशन कर रहे हैं और ये रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसके बाद 2 बातें हो सकती हैं। मैंने इनिशियल में कहा था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी इंपॉर्टेंट है और फोर्थ भी। ठीक है, तो जब हम 1 से 2 रोटेशन कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी का इंपॉर्टेंस ये है कि हमें 1 से रोटेट करना है। अब लोएस्ट प्रायोरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम 1 से 2 रोटेशन कर लिए, ड्रॉ कर लिए एरो, उसके बाद हम ये देखेंगे कि एरो ने हमने कैसा रोटेशन किया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वंस वी हैव मेड एन आइडिया कि भाई क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, उसके बाद हमें चेक करना है लोएस्ट प्रायोरिटी की पोजीशन। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी की पोजीशन वर्टिकल लाइन पर है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी की पोजीशन वर्टिकल लाइन पर है और आपने वर्टिकल लाइन पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी थी उसके लिए 1 से 2 जब क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो उस 1 से 2 जब रोटेशन किया और वो रोटेशन अगर क्लॉकवाइज आया तो ऐसे कंडीशन में इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं
आर फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुने। 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि जो हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या वर्टिकल लाइन पर है। अगर वर्टिकल लाइन पर है तो क्लॉकवाइज रोटेशन हमें आर फॉर्म देगा, और 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन हमें आर फॉर्म देगा। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर रही तो 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन हमें एस फॉर्म देगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में यही चीज रिवर्स हो जाएगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं 1 से 2 और आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो वर्टिकल लाइन पर है, तो ये एस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी मॉलिक्यूल के। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो उस कंडीशन में ये आर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी मॉलिक्यूल के। तो हम इन कॉन्फ़िगरेशंस में चेक करते हैं कि आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, हमें थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो जैसा पहला वाला केस देख रहे हैं हम, बहुत ही सिंपल सा केस है। हमने 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन किया। खाली यहाँ ध्यान रखना था कि देखो हम इधर से भी जा सकते थे और इधर से भी जा सकते थे, तो हमें थर्ड को क्रॉस नहीं करना है, इसलिए फोर्थ की तरफ से गए। क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है, वर्टिकल। तो उस कंडीशन में कैसी फॉर्म हो गई, आर फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली इस केस को देखते हैं। अब यहाँ पर भी हम 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। ये भी बहुत सिंपल है, डायरेक्टली बन गया है, हमें कोई भी प्रायोरिटी क्रॉस नहीं करनी इसमें, सीधा 1 से 2 जा रहे हैं। लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी हम यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो क्लॉकवाइज रोटेशन वर्टिकल लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी हो तो आर फॉर्म, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पे हो तो एस फॉर्म। तो ये वाला मॉलिक्यूल किस फॉर्मेशन में है, एस फॉर्म में है। इसी तरीके से अगर आप अगला केस देखें, अगले केस में आइए, 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हमारी जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज है, अगेन ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एस फॉर्म ही होगा। एंड लास्ट केस जो हमारा है, इसको देखते हैं। 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन है, अभी भी लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, लेकिन 1 से 2 जो रोटेशन है क्लॉकवाइज नहीं है, इस बार एंटी क्लॉकवाइज। तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इस मॉलिक्यूल को हम किस फॉर्म में देंगे, आर फॉर्म में देंगे। आर फॉर्म का मिरर इमेज होता है एस फॉर्म एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, और उस कंडीशन में उसका एक फॉर्मेशन आर में है और दूसरा फॉर्मेशन एस में है, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एनेंटियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स निकालने में हमारी बहुत हेल्प करेगा आगे। तो इस तरीके से हम आर एस देख सकते हैं। मैंने आपको रूल में बता ही दिया कि हम कभी भी लोएस्ट प्रायोरिटी के लिए जब ड्राइंग करेंगे, 1 से 2 रोटेशन करेंगे, तो हम कभी भी थर्ड प्रायोरिटी को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और जो मैंने एक बात बोली कि 1 से 2 अगर आप रोटेशन कर रहे हो तो अगर और जो लोएस्ट प्रायोरिटी अगर वो वर्टिकल लाइन पर है तो आर फॉर्म, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो एस फॉर्म। इसको याद रखने का एक सिंपल सा मेथड है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, दिस इज HSVR। हायर सेकेंडरी इस साल अपीयर करोगे आप लोग, ठीक है। सो HSVR, व्हाट इज HSVR, ठीक है। हायर सेकेंडरी वेरी रेयर, या तो आप अपीयर करोगे या कर चुके हो हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो HSVR, हायर सेकेंडरी वेरी रेयर। तो हम बस इसको याद रख लेंगे, ठीक है। लाइफ में तो रेयर ही है, कोई भी नहीं चाहता कि रिपीट करे, ठीक है। एक ही बार में हो जाए, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो वेरी रेयर फिनोमिनन है हमारी लाइफ का ये। तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है 1 से 2, एस फॉर्म। लोएस्ट प्रायोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पर है और क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है 1 से 2, आर फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। अब इसी चीज को हम स्टडी करते हैं वेज डैश फॉर्मेशन में। अगर मॉलिक्यूल वेज डैश फॉर्मेशन में है, वेज डैश में लिखा हुआ है, तो हम आर एस नोमेनक्लेचर कैसे देंगे उस मॉलिक्यूल के लिए। फिचर प्रोजेक्शन में तो हमें समझ में आ गया है, इसमें कैसे देंगे। तो इसके अंदर देखिए कैसे दिया जाएगा। इसमें एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो हमेशा आर फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो हमेशा एस फॉर्म। इसमें कोई HSVR का केस नहीं है वेज डैश में। यहाँ पे 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन आर फॉर्म होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा एस फॉर्म होता है। यहाँ जो बात हमको समझनी है वो दूसरी है। जब हम ये रोटेशन करते हैं वेज डैश मॉलिक्यूल के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी जो मॉलिक्यूल की जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी जो है, वो हमेशा हमें किस पे प्लेस करनी है, मॉलिक्यूल के वेज पे प्लेस करनी है। वेज यानी ये जो बोल्ड लाइन होती है इसे हम वेज कहते हैं, ठीक है। तो हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी को इस पर लेके आना है, वेज पर। और जो लोएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए रोटेशन करते समय,
वो कौन से पोजीशन पे होनी चाहिए, डैश पोजीशन पे। आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल आपको किसी भी फॉर्मेशन में दे रखा हो, आप जो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आप एक्सचेंज करोगे ग्रुप्स के साथ, और एक्सचेंज करके आप क्या करोगे, सबसे बड़ी प्रायोरिटी को किस पर लेकर आओगे, वेज के ऊपर, और सबसे छोटी प्रायोरिटी को एक्सचेंज करके किस पर लेकर आओगे, डैश के ऊपर। एंड उसके बाद आप रोटेशन करोगे 1 से 2, और अगर वो क्लॉकवाइज आ गया तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो एस। लेकिन इसमें भी कैच है, ठीक है ना, देयर इज अ कैच इन इट, वो कैच अभी पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या है वो, सबसे पहले तो इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका जो OH था वो किधर है, यहाँ पर है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जो मैंने बोला कि मॉलिक्यूल में रोटेशन करने से पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी को वेज पे लाना है। तो इस OH को मुझे किस पर लाना होगा, इस C2H5 की पोजीशन पे। क्या करना है, C2H5 और OH में आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो C2H5 इस पोजीशन पर, OH इस पोजीशन पर। तो देखो OH इस पोजीशन पर आ गया, C2H5 इस पोजीशन पे चला गया। देन लास्ट जो बात थी वो ये थी कि भाई जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो डैश पे होनी चाहिए। क्या है अभी डैश पर, नहीं। तो हमको यहाँ पर भी एक एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब ये एक्सचेंज हम कैसे करेंगे, CH3 के साथ हमको H को एक्सचेंज कर देना है। तो H हमारा यहाँ आ जाएगा, CH3 हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए एक्सचेंज होने के बाद ये CH3 है और ये H है। अब मैं रोटेशन कर सकता हूँ क्योंकि मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी वेज पर है और लोएस्ट प्रायोरिटी किस पर है, डैश पर है। नाउ आई विल मेक अ रोटेशन फ्रॉम 1 to 2। कैच पकड़ो, अगर आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी को वेज पे लाने के लिए और लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लाने के लिए जो चेंजेस किए उनका नंबर अगर इवन है तो उस कंडीशन में तो 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन आर फॉर्म है, आर फॉर्म ही दिया जाएगा। एस फॉर्म है तो एस फॉर्म ही दिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन आर फॉर्म, 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस फॉर्म। अगर हमने इवन नंबर ऑफ चेंजेस किए, क्या करने के लिए, 1 से हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 को वेज पे लाने के लिए और लोएस्ट प्रायोरिटी डैश को डैश पे लाने के लिए। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लाने के लिए और हाईएस्ट प्रायोरिटी को वेज पे लाने के लिए अगर इवन चेंजेस किए गए हैं तो आर फॉर्म 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन, एस फॉर्म 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन अगर ये चेंजेस का नंबर ऑड है तो उस कंडीशन में जो आपका आर फॉर्म रिपोर्ट होना चाहिए था, मान लीजिए 1 से 2 आपने एक चेंज किया, सिर्फ आपने क्या किया, ये मान लो यहाँ पर ये ऑलरेडी H यहीं पर होता, सपोज करो ये H यहीं पर रहता, तो उस कंडीशन में आप क्या करते, आपको सिर्फ कितना चेंजेस करना पड़ता, यू वुड हैव मेड ओनली 1 चेंज, और वो चेंज क्या होता, OH को यहाँ लाते और C2H5 को वहां ले जाते। तब भी जब आप 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन करते तो ऐसे ही करते, लेकिन सिर्फ क्या चेंज होता, यहाँ पर H रहता और यहाँ पर क्या रहता, CH3 रहता, सॉरी यहाँ पर H होता और यहाँ पर क्या रहता, CH3 रहता। लेकिन आपने सिर्फ कितने चेंज किए होते, एक ही किया होता। लेकिन इस समय आपने कितने चेंज किए, जो इससे प्रीवियस केस था, ठीक है, उसमें अपन ने कितने चेंज किए, इवन। अगर केस ये होता, ये केस एक्चुअली होता, तो मैं सिर्फ एक चेंज करता और मेरी रिक्वायर्ड पोजीशंस आ जाती हैं। OH वेज पे आ जाता हाईएस्ट प्रायोरिटी और H तो पहले से डैश पे था। तो ऐसे कंडीशन में जब मैं 1 से 2 रोटेट करता तो आंसर तो मेरा आना चाहिए था आर फॉर्म, लेकिन मैं आर रिपोर्ट नहीं करता, मैं रिपोर्ट क्या करता, एस फॉर्म रिपोर्ट करता, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से वापस सुने मैंने क्या बोला, ठीक है। हमारा जो केस है वो ये था, ओरिजिनल केस ये था हमारा। हमको जब भी वेज डैश में RS निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको वेज पे लाएंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पे लाएंगे। Once they have come to those positions, then what we will do, we will make a rotation from 1 to 2. If it is clockwise, we will give it R form. If it is anti-clockwise, we will give it as S form. But there is a catch. What is the catch? If the number of exchanges made is even, then we will not change anything and will represent the molecule as it is and will give the form as it is. मतलब R को R ही दे दोगे, S को S ही दे दोगे अगर तुमने even changes किए हैं तो। But if the number of changes made are odd, then in that particular case, if you are doing 1 to 2 clockwise rotation, you should have reported it as R form, but the answer would be S form. You will change it to S, and
if you are doing an anti-clockwise rotation from 1 to 2, you should have given it as S form, but the answer will be reported as R. हम लोग उसको चेंज कर देंगे, सिर्फ इतना ही फर्क है. क्लियर है? अगर इवन चेंजेस हो रहे हैं तो R को R, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S. अगर ऑड है तो R की जगह S और S की जगह R हो जाता है. That's it.